अर्चना की 3 बहू थी, सपना, कोमल और दिव्या। अर्चना की तीनों ही बहू बहुत सुंदर थी और होती भी क्यों ना, आखिर उसकी तीनों ही बहू मॉडल जो थी। अरे रे, मेरी तो भाग्य ही खुल गई इतनी सुंदर बहू पाकर। पर वो क्यों माँ जी? अरे बहू जिसकी एक नहीं बल्कि तीनों बहुएं मॉडल हो, वो सास कैसे खुश ना रहे। सासू माँ, हम भी बहुत खुश हैं कि हमें आप जैसी सास मिली, वरना सास को तो मॉडल बहू पसंद ही नहीं होती। बहू वो सास ना पागल होती हैं जिन्हें अपनी मॉडल बहू पसंद नहीं आती। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, आज मेरी सहेली के घर पे उसकी बहू की मुंह दिखाई है तो मैं वहीं जा रही हूँ। मैं कहती हूँ कि तुम तीनों भी मेरे साथ ही चलो। माफ करना माँ जी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत काम है। दीदी सही कह रही है सासू माँ, मुझे भी बहुत काम है। अगर काम ना होता तो शायद हम तीनों आपके साथ चले जाते। इस तरह से अर्चना की तीनों बहू काम का बहाना मार देती है। अब अर्चना अकेले ही अपनी सहेली के घर जाती है, जहाँ वो उसकी बहू का मोटापा देखकर अपनी ही सहेली पर हंसने लगती है। अरे यार, तेरी आंखें हैं या कोई बटन, तुझे दिखाई नहीं दिया? तूने अपने इतने हैंडसम बेटे की शादी इस मोटी लड़की से करवा दी। आखिर मेरी बहू में खराबी ही क्या है अर्चना, जो तू ऐसे हंस रही है? माना कि मेरी बहू थोड़ी मोटी है, पर मेरी बहू एक डॉक्टर है और मुझे अपनी बहू में मोटापे से फर्क नहीं पड़ता। अरे तेरी बहू डॉक्टर है तो क्या हुआ, मेरी भी तो तीनों बहुएं मॉडर्न हैं और मेरी बहुओं के सामने ना तेरी बहू की कोई बराबरी ही नहीं है, ना रंग में, ना रूप में, ना उनके शरीर में। अर्चना, जैसे तुझे अपनी मॉडर्न बहुओं पर घमंड है, वैसे ही मुझे अपनी बहू पर। इसीलिए तू मेरी बहू के खिलाफ कुछ ना कहे ना तो ही अच्छा है। और कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपनी जिन मॉडर्न बहुओं पर इतना गुमान है, वही तेरी बहू एक दिन मोटी हो जाए, क्योंकि मॉडल्स का करियर ज्यादा लंबा नहीं होता। वो तेरी गलतफहमी है, तू देख ले, और मेरी बहू जैसी है वैसी ही रहेगी। वो तो समय ही बताएगा। हाँ। अर्चना की सहेली अर्चना की सभी बातों का मुंह तोड़ जवाब देती है। अपनी सहेली की ऐसी बातें सुनकर अर्चना को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। क्या हुआ सासू माँ, आप तो बहुत जल्दी आ गए। हाँ बहू, जहाँ मेरी बहुओं की इज्जत ना हो मैं भला वहाँ क्या करूँगी। अच्छा बहू, खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। माँ जी, आपको पहले बताना चाहिए था, क्योंकि आप बाहर गई थी, इसलिए हम तीनों ने नौकरानी की आज जल्दी छुट्टी कर दी। घर में खाना नहीं है, हम तीनों ने तो आज बाहर से ही मंगवा कर खाया था। पर माँ जी, हम तीनों बहुत थक गए। आप तो जानती हो ना कि हम घर का कोई काम नहीं करते, आखिर हम तीनों मॉडल जो हैं। अच्छा, आप अपने अपने खाने का देख लीजिए। हम तीनों आराम करने जा रही हैं। इतना बोलकर अर्चना की तीनों मॉडर्न बहू वहाँ से चली जाती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ अर्चना की तीनों बहुओं का करियर भी खत्म हो जाता है। अरे बहू, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम तीनों कुछ काम ही नहीं कर रही हो। माँ जी, काम पर जाने के लिए काम भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, हमने बाहर से खाना मंगवाया है, हमारा खाना आ जाए तो बता देना। इस तरह से अर्चना की तीनों बहू घर का कोई काम नहीं करती और हर समय बाहर का खाना खाती, जिस वजह से बहुत जल्द अर्चना की तीनों बहू मोटी हो जाती है। अरे कैसी बहू लेकर आई थी मैं, और अब देखो इन तीनों को, कैसी सांड हो गई हैं। हर समय तीनों का मुंह चलता रहता है। तो सासू माँ, आप क्या चाहती हो, हम कुछ ना खाएं? अरे तुम तीनों को जो भी ठूसना है ठूस लो, कम से कम घर का काम तो कर लो, क्योंकि बाहर का काम तो अब तुम तीनों से होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी ये अकड़ है ना, जो मुझे मत दिखाना। पहले मैं तुम तीनों की बकवास सुनती थी, क्योंकि तुम तीनों पहले मॉडल थी, और अब तुम तीनों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। इसीलिए ना ये भैंसों वाली अकड़ ना मुझे मत दिखाना। इस तरह से अर्चना अपनी तीनों बहुओं को खरी खोटी सुनाती है और उनके मोटापे के लिए उन्हें ताने देती है। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब भी अर्चना की तीनों बहू पतली होने के बजाय मोटी होती जाती है। तुम तीनों फिर से खाने के लिए बैठ गई। अरे मैंने कितनी बार तुम तीनों को कहा है कि घर का काम किया करो, एक्सरसाइज किया करो, और दिन में सिर्फ एक टाइम ही खाना खाया करो। सासू माँ, ऐसे तो हम तीनों मर जाएंगे, और इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हमें अब काम नहीं मिल रहा है तो हाँ, और वैसे भी मोटे होने में क्या खराबी है? हम तो मोटे होकर भी सुंदर लग रहे हैं। तुम तीनों ना अपनी ये मोटापे वाली सुंदरता अपने पास ही रखो। तुम तीनों की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। जिनकी बहुओं को मैं मोटा कहकर उनको भला बुरा कहती थी, आज वही औरतें मुझे ना तुम्हारी वजह से सुना रही हैं। इतना
बोलकर अर्चना वहाँ से चली जाती है। अर्चना की ऐसी बातें सुनकर अर्चना की तीनों मॉडर्न बहू को बहुत बुरा लगता है और वो तीनों अपना वजन कम करने की कोशिश करती है, पर सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। माँ जी, आप हर समय हमें इस तरह से मत सुनाया करिए। हम तीनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पतली नहीं हो रही तो हमारी क्या गलती है इसमें? सही कहा तुमने, सारी गलती मेरी है। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मेरे और भी 2 बेटे हैं, अब मैं उनकी शादी पतली कमर वाली लड़की से करवाऊंगी। जब मेरे घर में पतली कमर वाली बहुएं आएंगी ना, तो आज जो मोहल्ले वाले मुझे ताने दे रहे हैं ना, कल वो मेरी वाहवाही करेंगे। इस तरह से बहुत जल्द अर्चना अपने दोनों बेटों की शादी पतली कमर वाली लड़कियों से करवा देती है, जिनका नाम पूजा और आरती होता है। पूजा और आरती इतनी पतली होती है कि अगर वो थोड़ा सा भी घर का काम कर लेती तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं। माँ जी, आप तो जानते हो ना हम दोनों कितनी पतली हैं। हम दोनों को तो डर लगता है अगर हमने भारी चीज उठा ली तो कहीं हमारी पतली कमर ना टूट जाए। माँ जी, हम इतनी ज्यादा मोटी हैं कि हमसे घर का कोई काम नहीं होता। अब खुद को संभालें या फिर घर का काम करें। इस तरह से सपना, पूजा, आरती, कोमल और दिव्या वहाँ से चली जाती है। थैंक यू सो मच मेरी पतली कमर वाली देवरानी। इसमें थैंक यू की क्या बात है दीदी। मैंने भी कुछ दिनों में देखा है माँ जी का व्यवहार। माँ जी को सुधारना बहुत जरूरी है। तो अब हम पांचों को मिलकर एक मुट्ठी बनना होगा ताकि माँ जी सुधर जाए। इस तरह से अर्चना की बहुएं एक हो जाती है और अर्चना को इस बात की खबर भी नहीं लगती। बेचारी अर्चना अपनी 5 बहुओं से परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अपनी 5 ही बहू से कोई सुख नहीं मिलता। हे भगवान, ये क्या हो गया? ना 3 मॉडल मोटी बहुओं का सुख मिला, ना ही ये पतली कमर वाली 2 बहुओं को लाकर। सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे आज अपने कर्मों की सजा मिल रही है। अब से मैं कभी भी किसी को ताने नहीं दिया करूंगी। इस तरह से अर्चना को उसके किए की सजा मिलती है, जिसके बाद अर्चना सुधर जाती है और फिर कभी दूसरों की बहुओं में कमी नहीं निकालती। तारा की 2 बहू थी, बड़ी बहू निशा और छोटी बहू दिव्या। दोनों ही बहू तारा का बहुत ख्याल रखती थी, पर एक दूसरे को फूटी आंख नहीं पसंद करती थी। दिव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी के लिए चाय बनाने की, जब मैंने इनके लिए पहले से ही चाय बना रखी है। अरे क्या हो गया अगर माँ जी मेरे हाथ की चाय पी लेंगी तो? वैसे भी माँ जी हमेशा आपके हाथों की ही चाय पीती हैं। तुझे शर्म नहीं आती अपनी जेठानी से इस तरह से बात करते हुए? जब मेरी जेठानी को शर्म नहीं आती तो मुझे किस बात की शर्म? और मैंने माँ जी को चाय दे दिया है। अब देखना कि माँ जी कैसे मेरी तारीफ करती है, आपकी नहीं। इतना बोलकर दिव्या अपनी सास तारा के पास जाकर बैठ जाती है, तो वहीं निशा किचन में अब अपनी सास का फेवरेट हक्का नूडल बनाने लगती है। उसे क्या लगता है कि वो मुझसे जीत जाएगी? आखिर मैं उसकी जेठानी हूँ और माँ जी की फेवरेट बहू। उसके आने से पहले मैं थी माँ जी की फेवरेट और अब मैं ही रहूंगी। कोई बात नहीं, देने दो उसको चाय। कुछ देर बाद माँ जी मेरी ही तारीफ के पुल बांधेंगी। इस तरह से निशा अपनी सास के लिए हक्का नूडल्स बनाने लगती है, तो वहीं चाय पीने के बाद तारा के नाक में नूडल्स की खुशबू जाती है और वो दिव्या की तारीफ छोड़ उससे कहती है, बहू, हाका नूडल्स की खुशबू सिर्फ मुझे आ रही है या तुझे भी आ रही है? सही कहा माँ जी, मुझे भी आ रही है, पर ये किसके घर में बन रहा है? इतना बोलकर दिव्या सूंघती हुई अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि हक्का नूडल्स किसी और के घर में नहीं बल्कि उसी के घर में बन रहा है और उसी की जेठानी ये हक्का नूडल्स बना रही है। जेठानी जी, आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। कितने दिनों बाद मैं माँ जी की नजरों में अच्छी बनने वाली थी, लेकिन आपने मुझसे ये मेरा मौका छीन लिया। आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। छोटी बहू, मुझे लगता है ना कि निशा बहू हाका नूडल्स बना रही है। तू जल्दी से जा और मेरे लिए लेकर आ। मुझे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू तो जानती है ना कि मुझे कितना ज्यादा पसंद है नूडल। माँ जी, आपको अपने नूडल्स लेने के लिए किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आपके नूडल्स लेकर आ रही हूँ। खाकर बताइएगा कैसे बने हैं। अपने फेवरेट नूडल्स खाकर तारा खुशी से पागल हो जाती है और अपनी बड़ी बहू की तारीफ करते हुए नहीं थकती। ये देखकर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब समय इसी तरह से बीतता जाता है और दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई भी बढ़ती जाती है।
दिव्या, हम दोनों ने कल ही फैसला किया था ना कि किचन का काम मैं करूंगी और बाकी घर के सारे काम तुम। जेठानी जी, मैं क्या आपको बेवकूफ नजर आती हूँ या फिर मेरे माथे पे लिखा है कि मैं बेवकूफ हूँ? आप सिर्फ खाना बनाओ, घर के सारे काम मैं करूँ। आप खाना बनाकर माँ जी से तारीफें बटोरने का काम करो और मैं नौकरानी की तरह घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करूँ। दिव्या, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरी थोड़ी इज्जत किया करो और मुझसे तमीज से बात किया करो। क्या पता मुझसे तमीज से बात करने पर मैं तुम पर थोड़ा रहम खा लूं। कोई जरूरत नहीं है आपको मुझ पे रहम करने की। आप खुद खाना बनाकर खा लो। क्या पता रहम खाने से ज्यादा टेस्टी आपके हाथ का बनाया हुआ खाना लगे आपको। मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। इतना बोलकर दिव्या अपनी सास के कमरे में चली जाती है और अपनी सास का सर दबाने लगती है। छोटी बहू, एक तू ही है जिसे मेरा ख्याल रहता है। बिना कहे हमेशा मेरे कमरे में आकर मेरी सेवा करती है, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती है। भगवान तो ऐसी बेटी भी नहीं देता किसी को जैसी मुझे बहू मिली है। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? आपको तो पता है ना कि मुझे अपनी तारीफें सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जेठानी जी की तरह थोड़ी ना हूँ जो लालच में आकर आपकी सेवा करूंगी। छोटी बहू, बड़ी बहू का भी दिल साफ है, लेकिन पता नहीं कुछ सालों से क्या हो गया है इसे। हर समय इसकी नाक पर गुस्सा रहता है। तू भी तो प्यारी है, बस तुम दोनों अपनी लड़ाई बंद कर दो, इस घर में हमेशा शांति आ जाएगी। तारा ये सब कुछ बोल ही रही होती है कि तभी ये सारी बातें निशा सुन लेती है और सुनती हुई वहाँ आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, गुस्सा सिर्फ मेरी नाक पे नहीं रहता, आपकी प्यारी बहू की नाक पर भी रहता है और वैसे भी तालिका की एक हाथ से नहीं बजती। दीदी, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि जब माँ जी मेरी तारीफें करती हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको जलन होती है? भला मुझे क्यों जलन होगी? वो इसलिए क्योंकि अब मैं भी माँ जी की लाडली बहू बन चुकी हूँ। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? इस तरह से एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बार दोनों के बीच का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तारा अपने कमरे से चली जाती है और आसपास की औरतें तारा के घर से झगड़े की आवाज सुनकर परेशान हो जाती है। अरे तारा बहन, तुम अपने घर में बहू लेकर आई हो या लड़ाकू विमान? जब देखो तुम्हारी दोनों बहुएं आपस में झगड़ती रहती हैं, तुम इन दोनों को अलग क्यों नहीं कर देती? बहन, मैं लाचार हो चुकी हूँ। अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूंगी तो मेरी सेवा कौन करेगा? बस एक यही वजह है कि मैं इन दोनों को अलग नहीं करती। मैं इसी तरह से इन दोनों के झगड़ों के बीच में पिसती रहती हूँ। अरे तारा बहन, मेरी बात मानो, तुम अपनी दोनों बहुओं को ना थोड़ा डरा कर रखो और धमकी दो कि अगर वो दोनों इस तरह से लड़ती रही तो तुम उन दोनों को उनके मायके हमेशा के लिए भेज दोगी। फिर देखना कैसे लड़ाई करती हैं ये दोनों। और अगर फिर तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो मैं क्या करूंगी? अगर फिर भी झगड़ा होना तारा बहन तो दोनों को कुछ दिनों के लिए भेज ही देना। और रही सेवा की बात, तुम्हारी दोनों ही बेटे बहुत अच्छे कमाते, तुम्हारे लिए केयर टेकर रख लेंगे। अब तारा अपनी बहू के बीच का झगड़ा खत्म करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही करती है और इस बार जब दोनों देवरानी जेठानी के बीच लड़ाई होती है तो तारा अपनी दोनों बहुओं को धमकी देती है। बहुत हो गया तुम दोनों का, हर समय कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो। मैं तुम दोनों के झगड़े से परेशान हो चुकी हूँ। अगर मेरे घर में अब तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया तो मैं तुम दोनों को उठाकर तुम्हारे मायके फेंक दूंगी। पड़ी रहना अपने मायके में और लड़ती रहना। माँ जी, मैं समझ गई, अब से मैं कभी अपनी प्यारी छोटी देवरानी से नहीं लड़ूंगी, पर मुझे इसका नहीं पता, ये तो एक नंबर की झगड़ालू है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप मेरी बड़ी बहन हो, बस इसीलिए कभी कभी झगड़ा कर लेती हूँ। और मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं आपसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी। आप भी मुझसे कभी मत लड़ना। क्या तुम दोनों तो अभी भी झगड़ा कर रही हो? अगर ऐसा है तो फेंकू तुम दोनों को तुम्हारे मायके में। तारा का गुस्सा देखकर और उसकी धमकी से उसकी दोनों बहुएं डर जाती है, जिसके बाद वो दोनों फिर कभी तारा के सामने नहीं झगड़ते। पर तारा की गैर मौजूदगी में दोनों देवरानी जेठानी अपने दिल की भड़ास निकालती हैं और तारा के आते ही ऐसे दिखाती है जैसे उन दोनों में कितना ज्यादा प्यार हो। कुछ साल पहले अमरावती नाम के एक छोटे से गांव में जो जंगल से सटा था, उसमें एक चुड़ैल थी। वो चुड़ैल अपना शिकार करने के लिए जंगल से बाहर जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा होता है। हवाई जहाज को अपने सर के ऊपर उड़ता देख चुड़ैल बड़ी हैरान होती है और खुद से बोलती है, अरे ये कैसी छोटी सी चिड़िया है,
जो रंग बिरंगी है और आसमान में इतनी ज्यादा ऊपर उड़ रही है। आज मैं इतने साल बाद सो के उठी हूँ। जब उठी हूँ तो इतनी सुंदर चिड़िया मेरे ऊपर से उड़कर जा रही है। अब तो मैं इसी चिड़िया का शिकार करूंगी। ये बोलकर जैसे ही चुड़ैल ऊपर देखती है, हवाई जहाज गायब हो चुका होता है। जिसके बाद चुड़ैल एक बार फिर से खुद से बोलती है, अरे ये चिड़िया कहाँ चली गई जो अभी अभी आसमान में उड़ रही थी? अभी कुछ देर पहले तो वो चिड़िया ठीक मेरे सर के ऊपर उड़ रही थी, अब कहाँ चली गई? अब चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपना विशाल रूप धारण कर लेती है। जिसके बाद वो पैर पटकते हुए गांव की ओर बढ़ने लगती है। अब चुड़ैल जैसे ही गांव की ओर बढ़ती है, गांव का वातावरण बिगड़ने लगता है। आंधी तूफान चलने लगते हैं। बिगड़ता वातावरण देख गांव वाले समझ जाते हैं। रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी से बोलता है, लगता है वो चोर चुड़ैल सोकर उड़ चुकी है। चोर चुड़ैल? कैसी चोर चुड़ैल? आप क्या बोल रहे हो जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सी चोर चुड़ैल? और ऐसी भी कोई चुड़ैल होती है क्या? अरे भाग्यवान, ये कहानी बहुत पुरानी है। बहुत साल पहले ये कहानी मुझे मेरे परदादा ने सुनाई थी और उन्होंने बताया था कि उनके परदादा के समय में एक लड़की थी जो बहुत बड़ी चोर थी। वो लड़की अपनी तंत्र विद्या से लोगों की आंखों से काजल तक चुरा लिया करती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। जब गांव वालों को पता चला कि ये बहुत बड़ी चोरनी है तो गांव वालों ने उसे एक सजा दी और तांत्रिक बाबा की मदद से उसे जंगल में भूखे जानवरों के बीच जंगल में कैद कर दिया। जंगल में रहते रहते वो मर गई और मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई। पर चुड़ैल बनने के बाद भी उसने चोरी करने का काम नहीं छोड़ा और चुड़ैल बनने के बाद वो कभी पक्षियों की चोरी करने लगी तो कभी इंसानों की और उनको मारकर खाने लगी। हे भगवान, पता नहीं 1000 साल बाद ये चुड़ैल नींद से उठी है। अब पता नहीं 1 महीने में ये किस चीज की चोरी करेगी और अपना पेट भरेगी। क्या इस गांव में इतनी बड़ी खतरनाक चुड़ैल है? चोर चुड़ैल? हे भगवान, अगर मुझे पहले पता होता कि इस गांव में चोर चुड़ैल है तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती और ना ही इस गांव में आती। तभी चुड़ैल हंसते हुए गांव के अंदर आ जाती है। सभी लोग चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल अपने हाथ को लंबा करके निशा नाम की एक औरत को उसके घर में से चोरी कर लेती है और जैसे ही उसे खाने जाती है कि तभी उसे हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर देखती है तो एक बहुत बड़ा हवाई जहाज उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ दिखाई देता है। हवाई जहाज को देखकर उसको बहुत खुशी होती है और वो उस हवाई जहाज को पकड़ने लगती है। चुड़ैल जैसे ही हवाई जहाज को पकड़ती है, वो हवाई जहाज उसके हाथों से निकल जाता है। जिसके बाद चुड़ैल मीना को नीचे जमीन पर पटक कर हवाई जहाज का पीछा करने लगती है। पीछा करते हुए चुड़ैल हवाई अड्डे पर पहुंच जाती है, जहां वो बहुत सारे हवाई जहाज देखती है। हवाई जहाज और उसमें बैठे इंसानों को देखकर चुड़ैल खुद से बोलती है, अरे वाह, इतनी सारी चिड़िया और चिड़िया के अंदर इतने सारे इंसान। अब तो मैं इसी चिड़िया की चोरी किया करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल इंसानी रूप लेती है और एयरपोर्ट के अंदर जाने लगती है, परंतु गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता और उसे बोर्डिंग कार्ड मांगने लगता है। मैडम, आपका बोर्डिंग पास। ये क्या होता है? मेरे पास इस नाम की कोई वस्तु नहीं है, मुझे बस अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दो। अरे मैडम, बिना बोर्डिंग और टिकट के आप अंदर नहीं जा सकती। अगर आपको अंदर जाना है तो टिकट लेकर आइए।
जिसके बाद चुड़ैल बाहर जाती है और अपनी शैतानी शक्तियों से सीधे हवाई जहाज के अंदर पहुंच जाती है। हवाई जहाज के अंदर जाकर वो हवाई जहाज को ही गायब कर देती है। अपनी आंखों के सामने हवाई जहाज को गायब होता देख वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर चुड़ैल उस हवाई जहाज को जंगल में ले जाती है और एक बार फिर से अपना विशाल रूप धारण करके हवाई जहाज में बैठे सभी इंसानों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है और उनसे बोलती है, मुझे नहीं पता था इस अजीब सी दिखने वाली चिड़िया के अंदर इतने सारे इंसान भी हैं। अब तो बहुत मजा आएगा। अब मैं हमेशा इस चिड़िया को ही पकड़कर खाया करूंगी। अरे बेवकूफ चुड़ैल, जिसे तू चिड़िया बोल रही है वो चिड़िया नहीं, हवाई जहाज है। अब हमें छोड़ दे, जाने दे। क्या बताया इस चिड़िया का नाम तूने? हवाई जहाज। बहुत अच्छा नाम है। अब मैं इस हवाई जहाज को ही चलाया करूंगी, पर जब भी कोई हवाई जहाज मेरे ऊपर से जाएगी वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल हवाई जहाज और उसमें बैठे सभी इंसानों को खा जाती है। और अब जब भी कोई हवाई जहाज चुड़ैल के सिर के ऊपर से जाता है तो चुड़ैल उस हवाई जहाज को पकड़कर खा जाती है। और जब एयरपोर्ट ट्रैफिक को पता चलता है कि इस जंगल के ऊपर से हवाई जहाज गायब हो रहे हैं तो एयरलाइंस वहां से आने जाने वाले सभी हवाई जहाजों को बंद कर देती है। अब उस जंगल से कोई हवाई जहाज नहीं गुजरता, जिसके बाद चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है और वो गांव के अंदर जाकर सभी गांव वालों को डराते हुए उनसे बोलती है, मुझे हवाई जहाज चाहिए। अगर तुम गांव वालों ने मुझे हवाई जहाज नहीं दिया तो मैं कल सुबह होते होते तक तुम सभी गांव वालों को मारकर खा जाऊंगी। ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले तुम गांव वालों ने मुझे जंगल में भूखे जानवरों के बीच कैद किया था। इतना बोलकर चुड़ैल जंगल में चली जाती है और सभी गांव वाले एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं, हे भगवान, अब हम गांव वाले क्या करेंगे? अब हम गांव वाले इस चुड़ैल को हवाई जहाज कहाँ से ला कर दें? भाइयों, हवाई जहाज तो लाना पड़ेगा। अगर हम गांव वालों ने हवाई जहाज लाकर उस चुड़ैल को नहीं दिया तो कल सुबह से पहले वो चुड़ैल हम सब गांव वालों को मार कर खा जाएगी। पर हम गांव वाले इस चुड़ैल को हवाई जहाज तो लाकर नहीं दे सकते, इसलिए क्यों ना हम गांव वाले पहाड़ी वाले बाबा के पास जाएं और उनसे मदद मांगे, क्योंकि इस चुड़ैल से हमें बस अब वही बचा सकते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। सारा सच जानने के बाद बाबा उनके साथ गांव आते हैं और चुड़ैल के आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल वहां आ जाती है और गांव वालों से बोलती है, कहाँ है मेरा हवाई जहाज? ऊपर देखो, तुम्हारा हवाई जहाज ठीक तुम्हारे सर के ऊपर है। अब जब चुड़ैल हवाई जहाज को पकड़ने के लिए जैसे ही ऊपर देखती है तो हवाई जहाज से चुड़ैल के ऊपर माता रानी का लाल सिंदूर गिराया जाता है, जिससे वो चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है। चुड़ैल के कमजोर पड़ते ही पहाड़ी वाले बाबा मंत्र पढ़कर उसके ऊपर भभूत फेंक देते हैं, जिसके एक बार से वो चुड़ैल 1000 सालों के लिए फिर से सो जाती है और सभी गांव वाले उस चुड़ैल के शरीर को जंगल में ले जाकर फेंक आते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।